हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखेंगे अक्टूबर मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द करंट I flowing through an instrument in an AC circuit is of frequency f are given by V is equal to 5 cos omega t volt and I is equal to 2 sin omega t ampere, where omega is equal to 2 pi f। यहाँ पे आपको निकालना है पावर डेसिपेटेड। तो P का हम फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन में जो वैल्यूज़ दी गई है वो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती है, हम जानते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू को आरएमएस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड करने पे वो आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट होगी। तो वी आर एम एस को हम लिखेंगे वी एम अपॉन √2, तो आई आर एम एस को लिखेंगे आई एम अपॉन √2 कॉस फाइव। तो ये हो जाएगा वी एम इंटू आई एम ऑन √2 हो जाएगा 2। अब देखिए फाइव फाइव मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस। यहाँ पे करंट आपको साइन के फॉर्म में दिया गया है और वोल्टेज आपको कॉस के फॉर्म में। साइन और कॉस के बीच का जो फेज डिफरेंस जानते हैं 90 डिग्री। तो पाई की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री ले लें तो सीधा आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 0, मतलब कि नो पावर इज डेसिपेटेड। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। A lamp consumes only 50% of peak power in AC circuit. What is the phase difference between the applied voltage and circuit current? देखिए पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, P इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। अब आई आर एम एस वी आर एम एस को हम अगर मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में लिखें होता है आई एम पी एम डिवीजन में 2 कॉस फाइव। सो P इज इक्वल टू, अगर आई एम वी एम को हम पावर की पीक वैल्यू बता दें, ठीक है, आई एम वी एम अपॉन, तो ये हो जाएगा पी एम कॉस फाइव। और पावर जो है वो उसकी पीक वैल्यू का 50% है, पी एम डिवाइड बाई 50% मतलब आधा, इज इक्वल टू पी एम कॉस फाइव। पी एम से पी एम को कैंसिल कर दें तो कॉस फाइव इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइव की वैल्यू क्या मिलेगी, 60 डिग्री। 60 को अगर रेडियन में लिखे तो कितना होगा, 5/8। ये जो है वो हमारा रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताया गया है 20 वोल्ट AC is applied to a circuit consisting of resistance and coil with negligible resistance। coil मतलब आप इंडक्टर समझते हैं। If the voltage across the resistance is 12 volt, the voltage across the coil is 10 volt। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। एक्चुअली वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है तो वी सी वाला टर्म हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब जो वोल्टेज अप्लाइड है वो आपको 20 दिए हुए हैं, तो वी की जगह हम क्या ले लेंगे, 20 का स्क्वायर इक्वल टू वी एल। वी एल मतलब कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो कि आपको गेट करना है, तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे वी एल प्लस वी आर। वी आर मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, आपको 12 दिया हुआ, यहाँ पे ले लेंगे 12 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे आपको कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो। नंबर 4, एन एल सी आर सर्किट कंटेनिंग आर एल सी। आर की वैल्यू आपको दी है 50 ओम, एल आपको 1 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस आपको दिया है 0.1 माइक्रोफेरेड। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट बताना है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इम्पिडेंस कब मिनिमम होता है, रेजोनेंस के ड्यूरिंगली, आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस पे जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था वो हम अप्लाई कर देंगे, ओमेगा रूट एल सी। एल और सी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। एल की वैल्यू
आपको दी हुई है 1 मिली हेनरी, मतलब कि 10⁻³ और कैपेसिटेंस आपको दिया 0.1 माइक्रोफेरेड। 0.1 माइक्रोफेरेड को आप फेरेड में कन्वर्ट करोगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁷। सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 10⁵ रेडियन पर सेकंड। बट हमें फ्रिक्वेंसी एफ निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम लगाएंगे ओमेगा अपन टू, ओमेगा आप ले लो 10⁵ और डिवीजन में 2 पाई सेकेंड इनवर्स या तो हर्ट्स। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 5। आपको यहाँ पे एक सर्किट दी हुई है आर एल के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है वो दी हूँ। आर की वैल्यू आपको 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 25 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी 25 ओम दिया है आपको। आपको पता क्या करना है, तो इन द सर्किट शोन इन फिगर नेग्लेक्टिंग सोर्स रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग विल बी रिस्पेक्ट। वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग बताना है। तो देखिए पे देखा जा सकता है कि एक्सेल और एक्सिस सेम है। अगर एक्सेल और एक्सिस सेम होंगे तो उनके वोल्टेज, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। और हम जानते हैं कि वी एल और वी सी म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ऐसा ही हम अज्यूम करेंगे। यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखा जाए, रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अब बात करते हैं करंट की, तो करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। या तो इसी सर्किट है तो हम इसको वी ओवर जेड लिख सकते हैं, जेड। तो वी ओवर जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी² और एक्सएल और एक्सी तो सेम है तो वो वाला टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा वी बाय आर। वी आपको दे रखा है 240, आर आपको दे रखा है 30। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर है वो 8 एम्पियर। वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 0 वोल्ट और एमीटर का रीडिंग होगा एम्पियर। अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो वो करेक्ट आंसर। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी एफ। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी या तो 1/2 पाई एफ सी। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली देखें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रपोज, और अगर इन्वर्सली प्रपोजनल होंगे तो बीच का जो ग्राफ है वो हमें किस तरह का मिलेगा, शो किया है उस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद बल्ब बी एंड एन एसी सोर्स, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस व्हेन। तो देखिए बल्ब की ब्राइटनेस तब डिक्रीज होगी जब हम इंडक्टर में किसी मटेरियल को इंट्रोड्यूस करें। मतलब कि मान लो इंडक्टर में मैंने किसी रॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक्सेल जो है वो सर्किट को एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कि रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ, करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि जो बल्ब का ग्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस तरह का ऑप्शन हम दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में, ताकि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If an AC main supply is given to be 220 volt, the average EMF during the positive half cycle will be। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो आपको यहाँ पे ERMS ऑलरेडी दिया हुआ है, तो VRMS भी बोल सकते हैं। तो VRMS आपको दे रखा है 220 वोल्ट। इस पे से आप वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, तो वो होगी 220√2 वोल्ट। ठीक है। तो आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो एवरेज वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो ट्वाइस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब कि VM अपॉन पाई। इसमें सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करके
पुट करके आप सिंप्लीफाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 198 वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 9 आपको दिया है 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इक्वल टू। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड होता है। यहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो जेड की जगह हम क्या ले लेंगे एक्स सी। तो वी अपॉन एक्स सी मतलब होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की जगह हम लगा देंगे 2 पाई एफ वी मल्टीप्लाई 2 पाई एफ सी। सारी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली जो आंसर है वो मिलेगा 2.5 एम्पियर। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 10th में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से करेक्ट मैच है वो पेयर करना। ठीक है। फर्स्ट में बोला हुआ है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो उसमें जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होता है। मतलब कि ए में जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा 2 आएगा। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव जो एसी सर्किट होती है उसमें हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस जो पाई/टी होता है करंट वोल्टेज से पीछे होता है और इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे होता है। सी में जो हमारा आंसर है वो 1 रहेगा। लास्ट वाला जो है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एलसीआर सीरीज सर्किट। तो उसमें हम जानते हैं कि हमारा जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो ये सारे मैच के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें तो वो होगा ऑप्शन डी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 11 देखते हैं। In a series LCR circuit, the RMS voltage across the resistor and inductor are respectively 40 volt and 700 volt, 400 volt and 700 volt. If the equation for the applied voltage is E is equal to 500 root 2 sin omega t, then peak voltage across the capacitor. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूला से? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी। इस फॉर्मूला में सोर्स वोल्टेज आप 500 ले लो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आप 20 ले लो। ठीक है। और सॉरी 400 ले लो। वी एल की वैल्यू आप 700 ले लो। और वी सी आपको पता करना है तो सारी वैल्यूज पुट करने पे वी सी आपको मिल जाएगा 400 वोल्ट। राइट। अब आपको पीक वैल्यू निकालनी, ये हमें आर एम एस वैल्यू मिली है तो पीक वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो रूट 2 इंटू आर एम एस वैल्यू। ये हो जाएगा 400 √2 वोल्ट। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 12th standard filament lamp consumes 100 volt when connected 200 volt AC main supply. The peak current through the bulb will be equal to blank amp। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले तो पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? P इज इक्वल टू पी आई। पावर आपको ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। पावर कितना है 100 वोल्ट और वोल्टेज आपको 200 वोल्ट दिया है तो उसमें से आई की वैल्यू आप निकालोगे तो आई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2 एम्पीयर। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू आई एम इज इक्वल टू क्या होगा? √2 आई आर एम एस। आर एम एस वैल्यू आपको मिल चुकी है हाफ और तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर निकल के आएगा 1/√एम्पियर। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 0.707। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट दी हुई है। कैपेसिटेंस आपको दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 210 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्स। आपको पीक करंट निकाल तो सबसे पहले आई आर एम एस निकालेंगे, उस पर से पीक करंट मिलेगा। आई आर एम एस की
का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे v अपॉन एक्स। तो v इंटू एक्स मतलब ले लेंगे हम 2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। इसमें सारी वैल्यू पुट करने पे आपको आंसर मिलेगा 10 पाई इंटू 10⁻³ एम। अब हमें पीक वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे √2 IRMS। 210 पाई इंटू 10⁻³ को आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। फाइनली आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा 0.93 एम्पियर, मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा हुआ है कि प्राइमरी कॉइल में आपको वोल्टेज दिया हुआ है 2300 वोल्ट और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के आपको दिए 4000। आपको सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पता करने, जब सेकेंडरी कॉइल में हम 230 वोल्ट अप्लाई देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है वी अप एस इज NP अपॉन NS। मैं वी आपको 300 ले लो, वी की वैल्यू 230 ले लेंगे, NP 4000, NS को सब्जेक्ट बना के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको NS इज इक्वल टू मिल जाएगा 400। क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने रखने पड़ेंगे, 400। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है। इसमें आपको सेकेंडरी कॉइल में मतलब कि आउटपुट पावर 60 वोल्ट दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट दिए गए हैं। आप प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो होता है निकालना है। तो हम जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होते हैं। इनपुट पावर का फार्मूला लगाएं, P इज इक्वल टू वी आई, मतलब IPVP इक्वल टू PS। PS आपको दे रखा है 60 वोल्ट, IP हमें गेट करना है, VP भी दे रखा है 220 वोल्ट। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको IP मिल जाएगा 0.27 एम्पियर, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेव ऑप्टिक्स है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4 रेशियो द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हम इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन जानते क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसके अकॉर्डिंगली आप एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगा 2/1, मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिंग। तो सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2n+1 लेमडा। क्वेश्चन नंबर 18, इन YDAC carried out with light of wavelength 5000 angstrom, the distance between slit is 0.2 millimeter and screen is 200 semi away from the slits। अगर सेंट्रल मैक्सिमम को मैक्स इज इक्वल टू 0 से शो करें तो थर्ड मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू n लेमडा डी। इसमें n की वैल्यू हम 3 ले लेंगे क्योंकि थर्ड राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पूछा, और बाकी सारी वैल्यूज़ को अपने MKS यूनिट सिस्टम लेकर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनली जो आंसर है वो मिलेगा 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन YDAC द intensity of light at point on the screen where the path difference lambda is k, lambda being the wavelength of light used, the intensity at point where the path difference। तो देखिए हम इंटेंसिटी का फेज डिफरेंस के साथ जो रिलेशन जानते हैं उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे, बट उससे पहले हमें फेज निकालना पड़ेगा जो कि आपको नहीं दे रखा है। पाथ डिफरेंस दे रखा है तो पाथ डिफरेंस पे से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। कौन से फार्मूला से, फाइव इज इक्वल टू के एक्स। तो 5 1 इज इक्वल टू आप ले लो KX1, वो आपको मिल जाएगा 2 पाई। 5 2 इज इक्वल टू आप ले लो KX2, तो वो आपको मिलेगा 2 पाई/4। अब इंटेंसिटी जो कि cos स्क्वायर 5/2 के प्रोपोर्शनल होती है तो उसका हम यूज़ करेंगे I1/I2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 5/1/2 अपन cos स्क्वायर 5/2। तो 5 1 आपको 2 पाई मिला है तो cos स्क्वायर 5 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और डिवीजन में हो जाएगा cos स्क्वायर 5/4।
कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू निकल के आएगी 1, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा 1/2, तो आप ऊपर ले लो और I2 को बना दो सब्जेक्ट, तो I2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा k/2। I1 आपको ऑलरेडी k दे रखा है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको बोला है टू पोलरॉइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विथ their axis perpendicular to each other. Unpolarized light I naught is incident on P1. A third Polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 with P1. The intensity of transmitted light through P2 is। देखिए जब फर्स्ट पोलरॉइड में से ये अनपोलराइज्ड पास हो जाएगी तो फर्स्ट पोलरॉइड से आपको उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम्प्लीटली हाफ मिलेगी, मतलब कि I0/2। अब सेकंड पोलरॉइड से जब वो पास करेगी तब उसकी इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मेलस लॉ लगाएंगे। मेलस लॉ के अकॉर्डिंगली I2 इज इक्वल हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपको यहाँ पे 45 दिया हुआ है। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा I0/4, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब ये लाइट जब थर्ड पोलरॉइड से पास होगी तब मेलस लॉ के अकॉर्डिंगली हमारा फार्मूला बनेगा I0/4 cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 आप 1/2 लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा I0/8, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 21। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज d/3 एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज t कैपिटली द नंबर ऑफ fringe in 1/3 meter in the screen formed by monochromatic light of wavelength 3 lambda will be। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हमारा जो x का फार्मूला वो लगाएंगे n लैम्डा d/d। यहाँ पे आपको राइट फ्रिंज के बारे में बात की हुई है। स्टेप्स आपको 1/3 दिया हुआ है, n आपको निकालना है, लैम्डा आपको दिया हुआ है 3 लैम्डा, d आपको दिया हुआ है 3d, स्मॉल d आपको दिया हुआ है d/3। इन सबको सिंप्लीफाई करने पे आपको n की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी d/81 लैम्डा d, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 22 में बोला है टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्स विच एमिट रेडिएशन ऑफ। तो ये जो सोर्स है वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए। और कोहेरेंट सोर्सेज की क्या स्पेशलिटी होती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और का फेस क्या होता है, सेम होता है, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर। द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग अ डिफाइनेट फेज रिलेशंस। 23. In YDSC, if the separation between coherent sources is hard and distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes। यहाँ पे हम बीटा का फार्मूला लगाएंगे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि बीटा कैपिटल डी के प्रपोजनल है जबकि स्मॉल डी के इन्वर्सली प्रपोजनल। अब कैपिटल डी हमें डबल करना है, स्मॉल डी हाफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखें तो अब हमें जो नई विड्थ मिलेगी वो प्रीवियस विड्थ से कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 24. टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इंटरफेरेंस एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स विल बी। तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए हम जानते हैं कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए दोनों सोर्सेज में से निकलने वाले वेव को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो अगर उनकी पाथ लेंथ सेम है तो उनका जो पाथ डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, और पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से फेज डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 25 में इन YDSC स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer is used. If the wavelength of light becomes 400 nanometer, the number of fringes। ओके, तो सेम सेगमेंट पूछा है, मतलब कि यहाँ पे x सेम होगा, हम ले सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, मतलब कि n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी तो हम सेम ले लेंगे। चलो n1 की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, लैम्डा 1 600 है, n2 हमें गेट करना है और लैम्डा 2 की वैल्यू 400। सिंप्लीफाई करने पे आपको n2 मिल जाएगा 12, मतलब कि
ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो अब उसी सेगमेंट में 400 नैनोमीटर से हमें कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी? 12 फ्रिंज। नंबर 26, आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर linearly polarized light of intensity I is incident on an analyzer making an angle 30 with that of polarizer. Intensity of light emitted from the analyzer will be, तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लगा देंगे मेलर्स लॉ, आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट की जगह हमें दिया गया आई कॉस स्क्वायर थीटा, आपको दिया हुआ है 30। सिंप्लीफाई करने पे आपको जो आंसर है वो कितना मिलेगा? 3I/4। मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 27, if the screen is moved away from the plane of the slate in YDSE, then, अगर हम स्क्रीन को दूर ले जाएंगे तो हम जानते हैं कि बीटा इज प्रोपोर्शनल क्या होता है? कैपिटल डी। अब डी बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, और बीटा क्या होता है? तो लीनियर सेपरेशन होता है फ्रिंजेस के बीच का। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि लीनियर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस विल बी इंक्रीज। नंबर 28, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए और आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना। फर्स्ट स्टेटमेंट है, in YDSE, the number of fringes observed in the field of view is small with longer wavelength of the light and is large with shorter wavelength of it. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वेवलेंथ। तो ये भी करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट। बट जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस तरह का ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। देखते हैं 29, इन YDSE द fifth bright fringe from the central maximum is 5 cm. The distance between slit and screen is 1 meter and wavelength of light is 600 नैनोमीटर। आपको स्लिट का सेपरेशन मतलब कि स्मॉल डी निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू एन लेमडा डी ओवर डी। स्मॉल डी को सब्जेक्ट बना देंगे तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन लेमडा कैपिटल डी बाय एक्स। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी, इनको अपने ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके आप पुट कर दीजिए। एन की जगह 5 ले लेंगे क्योंकि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है, और सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली जो आंसर है वो मिलेगा 60 माइक्रोमीटर। मतलब कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 30, when an unpolarized light of intensity I naught is incident on polarized sheet, then the intensity of light which does not get transmitted is, तो जो ट्रांसमिट हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी। तो जो ट्रांसमिट नहीं हुई है उसकी इंटेंसिटी भी क्या रहेगी? I0/2 ट्रांसमिट हो चुकी है, I0/2 क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो हमारा जो आंसर है क्या रहेगा? I0/2, मतलब कि ऑप्शन सी। 31, ये सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो पी टाइप में हम जानते हैं, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव मतलब होल। तो इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है कौन होंगे? होल होंगे। 32, टू ऑब्टेन पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इट मस्ट बी डॉप्ड विथ। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर गेट करने के लिए हमें किस तरह की इम्प्योरिटी की जरूरत पड़ती है? तो ट्राइवेलेंट, और यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी आप देख सकते हैं? तो इंडियम। 32 का जो आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी। 33, यहाँ पे आपको बोला गया है germanium specimen is doped with aluminum, the concentration of acceptor atom is 10⁻21 atoms per meter cube. Given that the intrinsic concentration of electron hole pair is 10⁻19 per meter cube, then the concentration of electron in the specimen is, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे Ni² इक्वल टू NeNH। हमें क्या निकालना है? कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि Ni। इसलिए Ni और NH आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम Ni को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो Ni इज इक्वल टू हो जाएगा Ni² डिवाइड बाई NH। अब देखें तो Ni आपको दे रखा है 10⁻19, का स्क्वायर करने पे हो जाएगा 10⁻38, और NH आपको दे रखा है 10⁻21। सिंप्लीफाई करने पे आपका आंसर निकल के आएगा 10⁻17। मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, 10⁻17 पर मीटर। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
यहाँ पे आपको दिया है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच. Their valence and conduction bands are separated by energy band gaps represented by EgC, EgSi and EgGe respectively. Which of the following relationship is true? तो हम जानते हैं कि कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है बट एक इंसुलेटर है, तो उसकी बैंड गैप एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. उसके बाद सिलिकॉन और लास्ट में जर्मेनियम. तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर. कि बैंड गैप एनर्जी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन बैंड गैप एनर्जी. बाकी के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है. नंबर 35, द रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड. अगर रिवर्स बायस करते हैं हम पीएन जंक्शन का तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है. तो उसमें हमें पता चलता है कि डेप्लेशन बैरियर की जो विड्थ है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है. तो इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. इसमें आपको एक सर्किट दी है, एक डायोड कनेक्टेड है आर है. फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज. फर्स्ट में बोला इन फॉरवर्ड बायसिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर इज वी. ओके, तो यही करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायस दिया जाए तो डायोड यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. डायोड का जो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो जाएगा. तो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल ही होगा. यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं 37. आपको यहाँ पे कौन से सर्किट में रिवर्स बायस दिया गया है उसको पहचानना है. तो रिवर्स बायस के लिए हम जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस तभी होता है जब पी एंड को लोअर पोटेंशियल पे और एन एंड को हायर पोटेंशियल पे. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में -12 एंड -5, तो इसमें हायर पोटेंशियल है -5 जिसको पी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, फॉरवर्ड बायस. सेकेंड वाले में आप देखेंगे कि 0 एंड -10, तो ज़ीरो बड़ा रहेगा, बड़े वोल्टेज को पी से कनेक्ट किया, ये भी फॉरवर्ड बायस. के बाद देखें सी में, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे +5, क्योंकि +5 हायर वोल्टेज, इसको हमने 10 के साथ कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सी में आपको जो पीएन जंक्शन दिया है वो किस बायस में, वो रिवर्स बायस. 38, करंट इन द सर्किट विल बी. यहाँ पे सबसे पहले दो डायोड दिए गए हैं, वो कौन से बायस में हम आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट वाला ये जो डायोड है वो आप देख सकते हो, उसका पॉजिटिव पी एंड पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन एंड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. राइट, का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. और ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो. तो ये वाला जो सर्किट का पार्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो करंट यहाँ से शुरू होगा 20 ओम में से होकर, पहले डायोड से होकर 30 ओम में जाएगा और फिर वापस बैटरी में आ जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंगली देखें तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो 20 + 30. ऊपर वाला रेजिस्टेंस यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है. टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 20 + 30 में लगे 50 ओम. और हमें यहाँ पे करंट गेट करना है आई. आई का फार्मूला लगा देंगे V/R. आई इज इक्वल टू V/R. वोल्टेज आपको दे रखा है 5 और आर की वैल्यू है 5/50. बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. नंबर 39, यहाँ पे आपको करेक्ट ग्राफ सिलेक्ट करना है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए. रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर. हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, मतलब कि वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट. तो हम इस पे से बता सकते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है. किसमें, सेमीकंडक्टर के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारा जो ऑप्शन सी वो करेक्ट आंसर रहेगा. नंबर 40, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मटेरियल shown below, so open circle are filled and
filled circle denote holes and electron respectively. The material is. अब देखिए कि वैलेंस बैंड में होल्स ज़्यादा हैं और कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है। तो होल्स ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो तो उस वक्त ये जो सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। मतलब कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी, और पी टाइप सेमीकंडक्टर। के बाद नंबर 41, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। डॉपिंग बाय इंडियम इंक्रीज NH2 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब द डॉप्ड सेमी कंडक्टर। ओके, तो इंडियम ये किस तरह का सेमी कंडक्टर होता है? इंडियम जो है वो किस तरह की इम्प्योरिटी है? तो वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, उसको ऐड करने पे सेमी कंडक्टर किस तरह का बनता है? तो पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि ये जो है वो पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो हमें यहाँ पे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे Ne इज इक्वल टू Ni² अपॉन NH। Ni आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻16, उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻32, और होल की नंबर डेंसिटी आपको दे रखी है 4.5 10⁻22। सिंप्लीफाई करने पे आंसर निकल जाएगा 5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। इस तरह का ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, सेमी कंडक्टर इज पी टाइप एंड इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 5 इंटू 10⁻9 पर क्यूब। स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें किस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है? तो पेंटावेलेंट, और वो इम्प्योरिटी ऐड करने पे इसके नंबर बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। उस तरह से देखिए हमारा ऑप्शन 20 मैच हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें आपको एक सर्किट दी है और आपको करंट फाइंड करना है। तो करंट का हमारा फार्मूला लगा दें, I इज इक्वल V/R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है। अपॉन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम मतलब कि 10⁻³ ओम। ओके, इसमें सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि डायोड किस बायस में। तो डायोड हम देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। अगर ये रिवर्स बायस में होता तो करंट जीरो रहता, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो होगा। कितना होगा? तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, आंसर निकल के आएगा 10⁻−2 एम्पियर। मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 44 में, टू साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टर germanium crystal A and B are doped with arsenic and indium respectively. They are connected to a battery as shown in figure. The correct graph between current and voltage for the arrangement. तो देखिए पार्ट ए को हमने किससे डॉप किया हुआ है? आर्सेनिक से, मतलब कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। और बी को हमने किससे डॉप किया? इंडियम से, मतलब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला टर्मिनल लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, मतलब कि पी को पॉजिटिव के साथ और एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। मतलब कि डायोड किस तरह के बायस में होगा? सॉरी, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रहेगा, टू साइड्स ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम क्रिस्टल ए एंड बी डॉप्ड विद आर्सेनिक एंड इंडियम। ओके, तो यहाँ पे आप आर्सेनिक ऐड करोगे, मिस्टेक, यहाँ पे आर्सेनिक ऐड करने पे ये एन टाइप बनेगा और ये पी टाइप बनेगा। ठीक है, तो एन को हमने, देखिए एन एन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल और पी एन को पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, मतलब कि ये रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हम जानते हैं हमें जो पी आई कैरेक्टरिस्टिक है कैसी मिलती है, तो आपको ऑप्शन डी में शो की इस तरह से, मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 45, इफ इन अ PN junction diode a square input signal of 10 volt that is so then
द इनपुट सिग्नल अक्रॉस आर एल, मतलब कि लोड रजिस्टर विल बी। यहाँ पे देखिए आपको ये जो सर्किट दी गई है वो कुछ कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट से मैच हो रही। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम जानते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें मिलता है, ऊपर वाला जो है वो हमारा आउटपुट का ग्राफ हो जाएगा। देखें तो ऑप्शन ए हमारा मैच हो रहा है, मतलब कि +5 वोल्ट की पॉजिटिव हाफ। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।